स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव पे। मैं डॉक्टर छबिलाल भारत के संवैधानिक विकास के लेक्चर सीरीज पे आज अपना 6वां लेक्चर लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है चार्टर एक्ट 1833। 1833 चार्टर एक्ट हमारा आज का टॉपिक है। आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। ठीक है, यह अधिनियम जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट यह अधिनियम 1833, इस पर लॉर्ड मैकाले, जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम का प्रभाव दिखाई देता है। ये प्रश्न पूछा है इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है कि चार्टर एक्ट 1833 पर किन किन लोगों का इफेक्ट दिखाई देता है। तो इस पे लॉर्ड मैकाले, जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम का प्रभाव दिखाई देता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान था कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा देना। ठीक है, 20 वर्ष के लिए कंपनी का जो अधिकार था व्यापार का उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसमें यह था कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जैसे 1813 चार्टर एक्ट में था कि चाय और चीन पे उनका एकाधिकार बना हुआ था, किंतु 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब वो चीन और चाय पर जो उसका व्यापारिक एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। यह ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न में ये पूछता है और फंसा देता है। अधिकांश छात्र फंस जाते हैं। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, वो 1833 चार्टर एक्ट होगा, और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया तो 1813 का चार्टर एक्ट होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि चाय और चीन के व्यापार पर से भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के तहत से समाप्त कर दिया है। अब कंपनी के पास मात्र 2 शक्तियां रह गई थी, राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व रह गया था। मतलब व्यापारिक शक्तियां भी छीन ली गई थी, राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व ही इसके पास रह गए थे। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो भारतीय प्रशासन था उसका केंद्रीकरण किया गया। कैसे किया गया हम आगे चर्चा करते हैं। अब बंगाल का जो गवर्नर था, मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इस 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि भारत के गवर्नर जनरल को, जो भारत का गवर्नर जनरल था, ये पदनाम कब लाया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हमने अभी चर्चा की थी, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1833 चार्टर एक्ट के तहत अब वही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदल दिया गया, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। यही लॉर्ड जो विलियम बेंटिक है, इसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बम्बई, मद्रास और बंगाल तथा अन्य प्रांतों के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया। जो जितने भी गवर्नर जनरल थे, प्रांतों के गवर्नर जनरल थे, उसको किसके नियंत्रण में कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उनके नियंत्रण में इन सारे प्रांतों को भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, उनके नियंत्रण में कर दिया गया। कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। इसी एक्ट के तहत भारत में भारत का गवर्नर जनरल जैसे पदनाम की स्थापना की गई
और बंगाल के गवर्नर जनरल, जो अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के तहत भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सपरिषद भारत की गवर्नर जनरल को दे दिया गया। जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाता था, अब भारत का गवर्नर जनरल अपनी सपरिषद की सहायता से कानून बनाने लगा था। किंतु नियंत्रण मंडल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गठित किया गया था, उसको अधिकार दिया गया कि वो उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को अस्वीकार कर अपने कानून बना सकती है। देखिए, भारत का गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, उसे कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहे तो उसके बनाए गए कानूनों की अवहेलना करके, उसे अस्वीकार करके वह अपने कानून बना सकती है। ठीक है। सब परिषद गवर्नर जनरल को जो भी कानून पारित करता, जो भी भारत का गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ मिलकर कानून बनाता, उस कानून को अब अधिनियम कहा जाने लगा। याद रखिएगा, एक्ट अधिनियम कहा जाने लगा। पहले यह विनिमय कहलाते थे, विनिमय। ठीक है, विनिमय से अधिनियम हो गया, मतलब लीगलाइज कर दिया गया इस 1833 के एक्ट के तहत। मद्रास, बम्बई की परिषद को जो कानून बनाने की शक्ति दी गई थी, यानी प्रांतों को जो कानून बनाने की शक्ति दी गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया। विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त सदस्य, कानूनी सदस्य की स्थापना की गई। चौथा सदस्य, जो पिट्स इंडिया एक्ट के समय में परिषद के सदस्यों की संख्या 3 कर दी जाती है, 1833 एक्ट में उसको बढ़ा के फिर 4 की जाती है। और कानून बनाने के लिए जो कार्यकारिणी होती है गवर्नर जनरल, यानी भारत के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, उसमें एक अतिरिक्त सदस्य, उसको कानूनी सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल किया जाता है, कर दिया जाता है। अब फिर से 1833 चार्टर एक्ट के तहत परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अब इसमें कहा गया कि उसे केवल बैठकों में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। जो कानूनी सदस्य 1833 के तहत उसकी गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया जाता है, वह केवल बैठकों में भाग ले सकता है, वोट देने का उसे कोई अधिकार नहीं दिया जाता। आगे के प्रावधानों में हम देखेंगे कि इसे भी वोट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे शामिल किया जाता है, लेकिन वोट का राइट उसे नहीं दिया जाता। भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने और सुधारने की भावना से एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। कानूनों में सुधार और उसको लिखने के लिए, उसको बनाने के, लिपिबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। और 1833 के प्रावधान के आधार पर ही 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार जो कानून है, उसको विधि है, उस कानून है, उसमें सुधार करने के लिए और उसको लिपिबद्ध करने के लिए एक आयोग की बात की जाती है, विधि आयोग की। और इसी एक्ट के प्रावधानों के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पहला विधि आयोग का गठन किया जाता है। एक्ट की धारा 87 में कहा गया है, प्रावधान किया जाता है कि धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव और अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब धारा 87 किसके आधार पे? किसी भी प्रकार के भेदभाव, उन चारों आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, इन आधारों पे भेदभाव, किसमें? सरकारी चयन में भेदभाव और अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान किया जाता है। मतलब इस तरह का कोई भी प्रावधान शामिल नहीं किया जाएगा कि आप धर्म के आधार पर किसी को अयोग्य कर दीजिए। दासता के विरुद्ध, जो दासता है उसको कानून के खिलाफ घोषित किया जाता है। पहले दास रखे जाते थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दासता को इलीगल बना दिया जाता है, उसे कानून के खिलाफ बना दिया जाता है। इस एक्ट के तहत भारत सरकार थी, उनको दासों की अवस्था को सुधारने का आदेश दिया गया। इसी एक्ट में कहा गया कि जितनी भारत सरकार है वो क्या करें? दासों की अवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करें। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट बनाने का अधिकार दिया जाता है। इसी एक्ट में 1833 के तहत पहले अलग अलग बजट आते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने की बात की जाती है। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत
अगर छोटा सा कोई रास्ता दिखाई देता भारतीय संविधान निर्माण का तो चार्टर एक्ट 1833 को कहा जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट हैं और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रावधान हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कहाँ पे क्या सुधार करना है और कौन सी चीज़ें आपको और पढ़ानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।